हेलो, नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के इस यूपी पुलिस 2026 के एग्ज़ाम के हिंदी के प्रैक्टिस सेट नंबर 22 में। तो आज हम लोग अपने प्रैक्टिस सेट नंबर 22 पर पहुंच चुके हैं। जैसा कि आप लोगों को ऑलरेडी 21 प्रैक्टिस सेट कराया जा चुका है। इस प्रैक्टिस सेट में आप लोगों को 37 महत्वपूर्ण प्रश्न कराए जाते हैं, लेकिन आज के प्रैक्टिस सेट में केवल 32 प्रश्न ही लेकर आए गए हैं। गद्यांश के प्रश्न इस प्रैक्टिस सेट में नहीं है, जो हमारे चैनल सरकारी रोजगार पर डेली बेसिस पे देखने को मिलता है। इसकी पीडीएफ क्लास आपको हमारे टेलीग्राम पे मिल जाएगी, वहाँ से जाकर आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के इस क्लास को शुरू करते हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि क्लास में अंत तक जरूर बने रहिएगा। महत्वपूर्ण प्रश्न जो है इस क्लास में देखने को मिलने वाले हैं। तो चलिए पहले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है कि बनाफरी इनमें से किस बोली की उपबोली है। जो बनाफरी है वह कौन सी बोली की जो है उपबोली है। क्या कौरवी की है, बघेली की है, ब्रज की है, या फिर इनमें से कोई नहीं है। तो बनाफरी की बात की जाए तो यह जो है किस बोली की बोली है। तो न यह कौरवी की है, न बघेली की है और न ही ब्रज की है। बनाफरी आपकी जो है वो बुंदेली बोली की उपबोली है। किसकी है? बुंदेली जो बोली है उसकी उपबोली है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। यानी इनमें से किसी का उपबोली यह नहीं है। बघेली की बात की जाए तो यह निभट्ठा जो है, बघेली की उपबोली कौन सी है? निभट्ठा है। इसी के साथ अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि अपभ्रंश में कितने स्वर मौजूद होते हैं? 6, 7, 8 या फिर इनमें से कोई नहीं। तो अपभ्रंश की बात की जाए तो अपभ्रंश में कुल 8 स्वर जो हैं वो मौजूद होते हैं। अपभ्रंश में कितने स्वर मौजूद होते हैं? तो अपभ्रंश में आपके 8 स्वर मौजूद होते हैं। 8 स्वरों में कौन कौन से स्वर आते हैं? तो आपका अ है, एक सेकेंड, सॉरी। तो आपका कौन कौन से 8 स्वर हैं? आपका अ हो गया, आ हो गया, और कौन सा है? ई, छोटी ई, बड़ी ई है, छोटी ई और बड़ी ई आता है। ऊ, छोटा ऊ और बड़ा ऊ भी इसके अंतर्गत आता है। री इसके अंतर्गत नहीं आता है। और ए और ऐ आते हैं। कौन सा? ए, ऐ और जो है इसके अंतर्गत आते हैं। ये सब आपके कौन से हैं? अपभ्रंश स्वर जो हैं ये केवल 8 हैं। उसमें अपभ्रंश में कौन कौन से स्वर नहीं आते? तो आपका री नहीं आता है, ओ नहीं आता है और औ नहीं आता है। उसी प्रकार अपभ्रंश व्यंजन की अगर आपसे बात की जाए तो अपभ्रंश व्यंजन कितने हैं? तो अपभ्रंश व्यंजनों की संख्या 29 है। कितनी है? 29 जो है अपभ्रंश व्यंजन है, जिसमें क वर्ग क ख ग घ है, क ख ग अ क ख ग घ है। अड़ नहीं है। उसके बाद च छ ज झ है, इय नहीं है, ट ठ ड अड़ है, त थ द ध न है, प फ ब भ म है, य र ल व, और उसके बाद ये स नहीं है, ये षटकोर वाला स नहीं है, ये स नहीं है। उसके बाद फिर ये स और ह है, उसके बाद छत्र नहीं है। तो ये आपके ये 29 जो है वो जो है अपभ्रंश में व्यंजन मौजूद होते हैं। इसी के साथ अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि मेरा भारत महान। क्या? मेरा भारत महान यह विश्व शक्ति महाशक्ति कैसे बने? यदि यही है महामहिम का महास्वप्न, इसमें कितने विराम चिन्ह होने चाहिए? तो मेरा भारत महान एक विराम चिन्ह हो गया, यह विश्व शक्ति दूसरा विराम चिन्ह हो गया, महाशक्ति कैसे बने, महाशक्ति कैसे बने के बाद क्या होगा? प्रश्नवाचक चिन्ह होगा। यही है महामहिम का स्वप्न। क्या है? यही है महामहिम का स्वप्न। तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर पूर्ण विराम होगा। यही है महामहिम का स्वप्न। इनमें कितने विराम चिन्ह हो गए? तो 1, 2 और एक प्रश्नवाचक 3 और ये वाला
4। तो कुल कितने हो गए यहाँ पर? 4 नहीं, एक और होगा। इसके बाद प्रश्न में होगा विजय 2026 होगा। क्या होगा? विजय 2026 होगा। लास्ट में क्या विजय 2026 होगा, तब इसके साथ हो जाएगा विजय 2026 ऐसे लिखा रहेगा। तो यहाँ पर एक क्या होगा? योजक चिन्ह होगा, जिससे कुल मिलाकर 5 विराम चिन्हों का जो है प्रयोग होगा। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द जो है वह शुद्ध है? पहला आपका अतिशयोक्ति है, दूसरा आपका दुर्गति है, तीसरा आपका मरीचि है, चौथा आपका निरधि है। तो आपका इसमें से कौन सा जो है वह शुद्ध है? तो अतिशयोक्ति पूरी तरह से राइट है। दुर्गति की बात करें तो दुर्गति को ऐसे नहीं लिखा जाएगा, दुर्गति को कुछ इस तरह लिखते हैं। दुर्गति को जो है कुछ ऐसे लिखते हैं। दुर्गति क्या लिखेंगे? दुर्गति को जो है इस प्रकार लिखा जाता है। तो जिसमें जिसमें 2 है वो तो गलत हो जाएगा, ये भी गलत है। 2 और किसमें है? इसमें है, तो इसमें नहीं, इसमें। तो 3 ऑप्शन ऑलरेडी आपको एलिमिनेट हो गए। तो कौन सा सही हो जाएगा? ये। यानी आपके जो है पहला भी शुद्ध है, तीसरा भी शुद्ध है और चौथा भी आपका पूरी तरह से शुद्ध है। यानी आपके अतिशयोक्ति इसी तरह लिखा जाएगा, दुर्गति की बात करें तो ऐसे लिखा जाएगा, मरीचि जो है इसी तरह लिखा जाएगा और निरधि की बात करें वो भी इसी तरह लिखा जाएगा। आपसे अगर हम पूछे स्थायित्व को, क्या ये स्थायित्व हम लिख रहे हैं ये क्या सही है या फिर गलत? कौन सा? स्थायित्व जो है ये शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है या फिर अशुद्ध है, आपको बताना है। तो स्थायित्व की बात की जाए तो स्थायित्व जो है वो यह क्या सही है या फिर गलत है, आपको यह बताना है कमेंट में। इसी के साथ अगले प्रश्न की तरफ बढ़ जाते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है कि चांदनी चौक में कौन सी संज्ञा है? चांदनी चौक जो है इसमें क्या द्रव्यवाचक संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, फिर भाववाचक संज्ञा है? तो चांदनी चौक जो है यह दिल्ली में अवस्थित है। यह एक व्यक्तिवाचक संज्ञा, किसी स्थान विशेष का नाम है, न ही द्रव्य का नाम है, न ही किसी जाति का नाम है और न ही किसी भावना को व्यक्त कर रहा है। यानी भाववाचक भी संज्ञा नहीं है। एक क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। व्यक्तिवाचक संज्ञा वे होती है जिनके जैसा कोई दूसरा न, जैसे महात्मा गांधी हो गए, हिंदुस्तान हो गया, भारत हो गया, जापान हो गया, कावेरी हो गया, ये सब क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप है। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि सीधा शब्द निम्नलिखित में से किस रूप में उपयोग नहीं किया जा सकता? क्रिया विशेषण, संज्ञा, सर्वनाम या फिर विशेषण? तो सीधा शब्द को जो है सर्वनाम के रूप में उपयोग नहीं कर सकते, बाकी सभी रूपों में जो हम लोग उसको उपयोग कर सकते। जैसे सीधा, वह सीधे सीधे जा रहा था, वह सीधा आदमी आ रहा है, तो विशेषण हो गया। वह बहुत सीधा है, तो क्या हो गया यहाँ? संज्ञा, सर्वनाम, संज्ञा, विशेषण और क्रिया विशेषण के रूप में जो है सीधा का प्रयोग हो जा रहा है। लेकिन सर्वनाम में जो है केवल 11 वही शब्द जो है वही आते हैं, बाकी किसी को नहीं प्रयोग नहीं लाया जा सकता। तो किसके रूप में प्रयोग नहीं हो सकता? सर्वनाम के। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि निम्नलिखित शब्दों में से एक विशेषण नहीं, वो कौन सा नहीं है? क्या श्रव्य नहीं है, सर्व नहीं है, गर्व नहीं है, फिर भव्य नहीं है? तो विशेषण शब्द इनमें से कौन सा नहीं है? श्रव्य, अगर इसको बनाएंगे तो श्रव्य ध्वनियाँ, सर्व गुण संपन्न, गर्व, तो गर्व क्या है? एक भाववाचक संज्ञा है। गर्व क्या है? भाववाचक संज्ञा है। क्या है यह? भाववाचक संज्ञा है। भव्य मकान, भव्य मंदिर, तो ये सब क्या है? विशेषण। लेकिन गर्व आपका क्या है? एक भाववाचक संज्ञा है। गर्व की विशेषण अगर बनाएंगे तो क्या गर्विला हो जाएगा या फिर गर्वमान हो जाएगा। तो इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि पांडु शब्द क्या? पांडु शब्द जो है इसके विशेषण की दृष्टि से है, केवल विशेषण है, केवल विशेष से है, विशेषण और विशेष से दोनों या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं है। तो पांडु शब्द की बात की जाए तो पांडु का अर्थ जो है वह, जैसे पांडु रोग, पांडु
लिपि, ये सब क्या है विशेषण की दृष्टि से हो जाएगा। पांडु जो है पांडवों के पिता भी थे, तो क्या है विशेषण और विशेष दोनों भी है, क्या है विशेषण और विशेष दोनों की दृष्टि से प्रयोग किया जा सकता है। इसी के साथ अगले प्रश्न बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि क्रिया के भेद वाली सही विकल्प आपको चुनना है। वह मेरे घर आया करता है, यह इसमें कौन सा जो है वो क्रिया का प्रयोग हुआ है। वह मेरे घर आया करता है, नाम धातु क्रिया है, संयुक्त क्रिया, सामान्य क्रिया, फिर प्रेरणार्थक क्रिया है। तो वह मेरे घर आया करता है, तो वह मेरे घर आता भी है और करता है, यानी कार्य करता भी है। तो क्या है यहाँ पर संयुक्त क्रिया, यानी जब दो क्रियाएं हो तो वहाँ पर क्या होती है संयुक्त क्रिया होती है। नाम धातु क्रिया क्या होती है, जो किसी चीज़ से तातिथि के साथ जो है नाम धातु के साथ मिलकर बने होते हैं नाम धातु क्रिया कहते हैं। सामान्य क्रिया जिसमें सामान्य कार्य हो, केवल एक हो। प्रेरणार्थक है जो दूसरे से कराया जाता है। जैसे रोहित ने जो है शतरंज का खेल खेल लिया है, ये क्या है संयुक्त क्रिया है। जैसे राधा ने उससे कार्य करवाया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगा। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि आजकल मौसम बदलने लगा है, रेखांकित पद आजकल का परिचय होगा। विशेषण मौसम विशेष से पुल्लिंग एक वचन है, इसमें जो आजकल है रेखांकित पद का कौन सा जो है पद परिचय होगा। या फिर विशेषण मौसम विशेष का विशेषण है, पुल्लिंग एक वचन है। या फिर रीतिवाचक क्रिया विशेषण है, क्रिया जो है क्रिया का विशेषण। या फिर कालवाचक क्रिया विशेषण है, बदलने लगा है क्रिया का विशेषण। या फिर कालवाचक क्रिया विशेषण लगा का जो है क्रिया का विशेषण है। तो आजकल जो है यह एक क्या है आजकल क्या बता रहा है समय को बता रहा है, तो क्या है कालवाचक क्रिया विशेषण है। कैसा है कालवाचक क्रिया विशेषण है जो बदलने लगा है क्रिया की विशेषता बता रहे। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट हो जाएगा। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि निम्न में से बंधु शब्द का बहुवचन कौन सा होगा। बंधु होगा, बंधु वर्ग होगा, बंधुए होगा, फिर बंधुओं होगा। तो बंधु शब्द का जो है बहुवचन आपका बंधु वर्ग या बंधुगण है हो जाता है। इसी प्रकार आपका देवता होगा तो देवगण हो जाएगा, शुद्धि होगा तो शुद्धि जन हो जाएगा, पाठक होगा तो पाठकगण हो जाएगा, मुनि होगा तो मुनि वृंद हो जाएगा, कृषक होगा जाए तो कृषक गण जो हो जाएगा उसका बहुवचन हो जाता है। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि मंदिर में जाने के बाद मन को शांति मिली है, वाक्य का काल पहचानिए। तो शांति मिली है सामान्य भूतकाल है, पूर्व वर्तमान काल है, अपूर्व भूतकाल है, या फिर सामान्य वर्तमान काल है। तो है तो होगा तो इसमें जो है भूतकाल तो पहली बात तो नहीं होगा, तो है तो इसमें क्या होगा वर्तमान काल हो। तो मंदिर में जाने से शांति मिली है, यानी इसको शांति मिल गई है, तो ये क्या है एक पूर्व वर्तमान काल है। अगर सामान्य होता तो उसमें ता तेती के साथ है हु हे आता। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि कानो सुनी बात पर यकीन मत करो, रेखांकित पद को कानो सुनी में कारक कौन सा है। तो कानों के द्वारा यानी किसी के माध्यम से जब हो तो यहाँ का अधिकरण होता है, कर्म होता है, करण होता है, फिर संप्रदान कारक होता है। जब किसी साधन या माध्यम के द्वारा कोई कार्य होता है तो वहाँ पर करण कारक होता है। कौन सा कारक होता है करण कारक होता है। अधिकरण में जैसे स्थान में पर यानी किसी स्थान में या किसी स्थान पर जो हो जहाँ पर विशेषता हो तो वहाँ पर अधिकरण हो। कर्ता ने कर्म को यानी जब किसी कर्म को करने की बात आए तो वहाँ पर कर्म कारक होगा। संप्रदान के लिए जब किसी के लिए की बात की जाए तो वहाँ पर संप्रदान कारक हो जाता है। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि इनमें से तद्भव और तत्सम का शब्द युग्म कौन सा है। श्रेष्ठ का सेठ होगा, अरहट का रहट होगा, कंकती का कंघी होगा, मिष्ठ का मिठा होगा। तो इसमें से कौन सा जो है वह युग्म शुद्ध है। आपको शुद्ध युग्म बताना है। तो शुद्ध युग्म की बात करें तो जो है श्रेष्ठ का नहीं होता, सेठ का जो है श्रेष्ठी होता है। क्या होता है श्रेष्ठी जो होता है वो सेठ का जो है वो आपका क्या होता है तो तत्सम शब्द
होता है। वहीं पर अरहट की बात करें तो अरहट का क्या होगा, रहट का जो होगा क्या होगा, अरघट जो होगा इसका तत्सम शब्द होगा। वही कंकति और जो है कंघी जो है वह पूरी तरह से शुद्ध तद्भव तत्सम और तद्भव शब्द हैं। मिष्ट का मीठा नहीं होता है, मिष्ट नहीं होता, मिष्ट होता है। क्या होता है, मिष्ट का मीठा होता है। इसी के साथ अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, किस शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय का एक साथ प्रयोग किया गया है। हिस्सेदार में, अभिमानी में, कृपालु में, भारतीयता में। तो किसमें एक साथ प्रत्यय और उपसर्ग प्रयोग हुआ है, तो हिस्सेदार का अलग करेंगे तो क्या होगा, हिस्सा प्लस दार हो जाएगा, हिस्से प्लस दार हो जाएगा। अभिमानी की बात करेंगे तो अभी प्लस मान प्लस ई हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, अभी प्लस मान प्लस ई, बड़ी ई। तो यहाँ पर क्या है, यही ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। इसमें अभी उपसर्ग है और ई जो है प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। इसी के साथ अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, किस विकल्प में सही विलोम युग्म नहीं है। सुगम का संगम होगा, भोक्ता का भोग्य होगा, प्रसन्न का विपन्न होगा, समास का व्यास होगा। तो इसमें से सही युग्म कौन सा नहीं है आपको वो बताना है। तो सुगम का संगम नहीं होता है, सुगम का क्या हो जाएगा, दुर्गम हो जाएगा। सुगम की बात करें तो इसका विलोम क्या हो जाएगा, दुर्गम जो है इसका विलोम हो जाएगा। भोक्ता का भोग्य होगा, प्रसन्न का विपर्ण होगा और समास का व्यास जो है विलोम शब्द होता है। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है निंदा का पर्यायवाची है। निंदा का क्या कुत्सा होगा, बरखुरदार होगा, अपस्मार होगा या फिर स्तुति होगा। तो जो निंदा शब्द है इसका पर्यायवाची शब्द इसमें से कौन सा होगा। तो निंदा का पर्यायवाची जो है कुत्सा होता है। क्या होता है, कुत्सा जो है निंदा का पर्यायवाची होता है। और इसकी और पर्यायवाची में अवमान होगा, अनादर होगा, तिरस्कार होगा। वहीं आपके स्तुति की पर्यायवाची की बात करें तो अर्चना होगा, प्रशंसा होगा। प्रशंसा क्या है, इसकी पर्यायवाची हो जाएगी। वहीं आपका आराधना भी इसकी इसी का पर्यायवाची हो जाएगा, आराधना। इसी के साथ अगले प्रश्न की तरफ बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि प्रसाद और प्रासाद युग्म का सही अर्थ निम्न में से कौन सा है। प्रसाद और प्रसाद का सही युग्म अर्थ की बात करें तो कृपा और कृपा, यानी प्रसाद का अर्थ कृपा और प्रासाद का अर्थ पूजा की सामग्री होगा। महल या महानता होगा, फल और कृपा होगा, कृपा और महल होगा। तो प्रसाद का मतलब फल क्या होता है, प्रसाद का मतलब कृपा होता है। क्या होता है, कृपा। और प्रासाद के मतलब महल। ऑप्शन नंबर डी जो है वो राइट हो जाएगा। इसी के साथ अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि अभूतपूर्व शब्द के लिए उचित वाक्यांश चुने। अभूतपूर्व जो शब्द है इसके लिए उचित वाक्यांश की बात करें जो किसी पर अभियोग लगाए या फिर जिस पर अभियोग लगाया गया हो या फिर जो पहले घटित न हुआ हो या फिर जो भेदा न जा सके। तो अभूतपूर्व शब्द की बात की जाए तो अभूतपूर्व यानी जो पहले घटित न हुआ हो, यानी जिस पर जो पहले घटित न हुआ हो उसी के लिए जो है अभूतपूर्व जो है वह शब्द का प्रयोग किया जाता है। जो किसी पर अभियोग लगाए उसे अभियोगी कहते हैं और जिस पर अभियोग लगाया गया हो उसे अभियुक्त कहा जाता है। जो भेदा ना जा सके उसे अभेद कहते हैं। इसी के साथ अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि वाणी प्लस औचित्य का जो है सही संधि विच्छेद कौन सा है। वाणिज्योत्य है, वाणिचित्य है या फिर वाणिचित्य है या फिर वाणौचित्य है। तो इसमें से कौन सा सही जो है संधि है वाणी प्लस औचित्य का। तो वाणी प्लस औचित्य का बात की जाए तो वाणिचित्य जो है ऑप्शन नंबर ए इसका सही संधि हो जाएगा। इसमें कौन सी संधि है आपको ये बताना है। तो इसमें आपका यण संधि का प्रयोग हुआ, जैसे प्रति प्लस एक का क्या होता है प्रत्येक हो जाता
है। इसी के साथ अगले प्रश्न की तरफ बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि जिस समास में पूर्व पद गौड़ हो और उत्तर पद प्रधान हो उसे कौन सा समास कहते हैं। जिसमें पूर्व पद गौड़ हो और उत्तर पद प्रधान हो उसे द्वंद्व समास कहते हैं, बहुव्रीहि समास कहते हैं, द्विगु समास कहते हैं, फिर तत्पुरुष समास कहते हैं। जिसमें पूर्व पद क्या हो, गौड़ हो और उत्तर पद जो है प्रधान हो उसको तत्पुरुष समास कहा जाता है। द्वंद्व समास क्या होते हैं, एक दूसरे के विपरीत होते हैं, यानी दोनों पद जो है प्रधान होते हैं। बहुव्रीहि समास में जो है पूर्व पद और उत्तर पद दोनों जो है गौड़ होते हैं, कोई अन्य पद की तरफ जो है इशारा किया जाता है। द्विगु समास में एक जो है पहला पद संख्यावाची होता है। इसी के साथ अगले प्रश्न में पढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि आचार्यों ने कहा कि अहिंसा ही परम धर्म है, संरचना के आधार पर वाक्य का भेद बताइए। सरल वाक्य है, उपवाक्य है, संयुक्त वाक्य है, फिर मिश्र वाक्य है। तो आचार्य ने कहा कि अहिंसा ही परम धर्म है। तो अहिंसा ही परम धर्म किस पे आश्रित है, आचार्यों के कहने पर। जब एक वाक्य दूसरे पर आश्रित हो तो वहाँ पर मिश्र वाक्य होता है। क्या होता है, मिश्र वाक्य होता है। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है। अशुद्ध वाक्य आपको बताना है। हम लोग आपका आभार मानते हैं, तुमने उसे बैठने को क्यों नहीं कहा। अगले शनिवार को शीला छुट्टी पर रहेगी, वह कमरे में जाकर सो गया। तो इनमें से कौन सा वाक्य जो है अशुद्ध है आपको वह बताना है। हम लोग आपका आभार मानते हैं, तो हम लोग नहीं होगा, हम जो है हम आपका आभार मानते होगा। क्या होगा यहाँ पर होगा, हम आपका आभार मानते हैं। तो यहाँ पर ये ऑप्शन नंबर ए ही अशुद्ध है। दूसरा आपका है तुमने उसे बैठने को क्यों नहीं कहा, यह भी सही है। अगले शनिवार को शीला छुट्टी पर रहेगी और वह कमरे में जाकर सो गया। ये तीनों वाक्य जो है पूरी तरह से शुद्ध हैं। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि रिक्त स्थान भरे, धन खाली स्थान हो जाता है, तन जर्जर हो जाता है, साथी और सहयोगी खाली स्थान हो जाते हैं। धन जो है समाप्त हो जाता है, तन जर्जर हो जाता है और साथी और सहयोगी जो है वो छूट जाते हैं या फिर वापस चले जाते हैं। तो धन जो है वह समाप्त हो जाता है और साथी और सहयोगी जो है वह छूट जाते हैं। ऑप्शन नंबर जो है डी, धन जो है नष्ट हो जाता है। यहाँ पर छोड़ के जाते नहीं, छूट जाते हैं। यहाँ पर ये ऑप्शन नंबर जो है वो डी नहीं, कौन सा बी जो है राइट हो जाएगा। धन जो है नष्ट हो जाता है, तन जर्जर हो जाता है और साथी और सहयोगी जो है वो छूट जाते हैं। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि उचित क्रम में चुनिए। सैनिक शिक्षा से हमारे भीतर परिवर्तन, इनको आपको जो है सही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो सैनिक शिक्षा से क्या होता है आपको यही बताना है। तो सैनिक शिक्षा आपके 6 वाक्य दिए गए हैं, 1 से 6 तक। पहला और छठा जो है फिक्स है और बाकी बीच का आपको एडजस्ट करके बताना है कौन सा जो है ऑप्शन राइट होगा। तो पहला वाक्य है सैनिक शिक्षा से हमारे भीतर क्या होता है, हमारे भीतर जो है वो सैनिक शिक्षा से क्या परिवर्तन होने लगता है या फिर अनुशासन और भावना आ जाती है। सैनिक शिक्षा से जो है हमारे भीतर अनुशासन की भावना आ जाएगी। क्या, अनुशासन की भावना आ जाएगी, जिससे हमारा जीवन जो है क्रमबद्ध एवं सुव्यवस्थित रूप से जो है परिवर्तित होने लगेगा और एक आदर्श जीवन बन जाएगा। तो क्या, सैनिक शिक्षा से हमारे भीतर, तो पहले लिए र को, उसके बाद क्या लिए, फिर ल को लिए, फिर क्या लिए व को, फिर य को। तो र ल, तो र पहले किस में है, इसमें है, और किसी में नहीं, तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो राइट हो जाएगा। र ल व य जो है इसका सही रूप हो जाएगा। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न है कि दी गई पंक्तियों में रस बताइए, इसमें से कौन सा रस है। प्रिय वह मेरा प्राण प्यारा कहाँ है, दुख जल निधि में डूबी का सहारा कहाँ है। तो इसमें जो है क्या
प्रिय मेरा प्राण प्यारा कहाँ है दुख, यानी दुख जब यहाँ पर शोक की बात की जाए, यानी शोक हो, यानी शोक में बात की जाए, वहाँ पर श्रृंगार होता है, रौद्र होता है, करुण या फिर शांत। तो जहाँ पर दुख व्यक्त हो वहाँ पर कौन सा रस होता है, तो करुण रस, जिसका स्थायी भाव जो है शोक होता है। श्रृंगार रस तहाँ होता है जहाँ प्रेम की भावना हो, उसका स्थायी भाव रति होता है। रौद्र का क्या होता है, क्रोध होता है। शांत का निर्वेद जो है स्थायी भाव होता है। इसी के साथ अगले प्रश्न में पढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि आह्लाद छंद में कितने मात्राएं होती हैं, 29, 30, 31 या फिर 27। तो आह्लाद छंद जो है इसमें कुल 31 मात्राएं होती हैं। वहीं बात करें आपके 27 जो है मात्राएं सह सी छंद में होता है, जिसमें 16 और 11 पर यति होता है। आल्हा छंद जो है आपका एक सममात्रिक छंद है, और इसके अन्य नाम की बात करें तो इसको वीर छंद के नाम से भी जाना जाता है। इसी के साथ अगले प्रश्न बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि जो धनी भूत पीड़ा थी मस्तक में स्मृति छाई, दुर्दिन में आंसू बनकर वह आज बरसने आए, उपरोक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है। जो घनी भूत पीड़ा थी, यानी जो घनी जो भूत पीड़ा थी, बादलों रूपी जो घनी भूत पीड़ा थी मस्तक में स्मृति सी छा गई, और दुर्दिन में आंसू बनकर वह आज बरसने आई। यानी जो घनी पीड़ा है, घनी भूत पीड़ा की बात यहाँ पर एक तो आपके स्मृति से बताया गया और एक बादल रूपी वर्षा से। तो यहाँ पर जब एक शब्द का दो अर्थ होता है तो यहाँ पर शेष अलंकार हो जाता है। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि कुजगह फोड़ा और ससुर वैद्य कहावत का अर्थ क्या है। दोनों में दोष होना, मरीच वैद्य में संपर्क होना, दोनों में त्याग या फिर धर्म संकट की स्थिति। तो कुजगह फोड़ा और ससुर वैद्य का अर्थ जो हो जाएगा यहाँ पर धर्म संकट की स्थिति। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि मसी कागज छुए नहीं, कलम गह्यो नहीं हाथ, पंक्ति किसने लिखी है। सूरदास, तुलसीदास, कबीरदास या फिर रहीमदास। मही कागज छुए नहीं, कलम गह्यो नहीं हाथ, ये जो है कबीरदास की पंक्ति है, जो बीजक नामक जो इनकी जो है रचना बीजक नामक इनकी पुस्तक में प्रकाशित हुई है। इसी के साथ अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि इनमें से नागार्जुन द्वारा रचित रचना कौन सी है। मैं उस जनपद का कवि हूँ, बादलों को घिरते देखा है, तुमने कहा था पुरानी जूतियों का कोरस। तो इसमें से जो है नागार्जुन की रचना की बात की जाए तो नागार्जुन की रचना इनमें से कौन सी नहीं है। तो मैं उस जनपद का कवि हूँ, ये नागार्जुन की कविता नहीं, यह रचना नहीं है। ये किसकी है, तो त्रिलोचन शास्त्री की रचना है। किसकी है, त्रिलोचन जो शास्त्री हैं उनकी यह रचना है, त्रिलोचन शास्त्री की। बाकी सभी आपके ये ऑप्शन नंबर ए, बी, सी और डी जो है वो नागार्जुन की रचनाएं हैं। त्रिलोचन शास्त्री की और रचनाओं में बात करें तो गुलाब और बुलबुल है। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा कि चंद्रप्रभा किस उपन्यासकार की रचना है। भगवती चरण शर्मा की है, श्रीनिवास दास की है, भारतेंदु हरिश्चंद्र की या फिर नागार्जुन की। तो चंद्रप्रभा जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना है। किसकी रचना है, भारतेंदु हरिश्चंद्र की है। और इनकी और रचना में बकरी विलाप है, सती प्रताप है। इन्हें आधुनिक हिंदी साहित्य के जो है पितामह के रूप में भी जाना जाता है। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि मधुशाला के रचयिता कौन है। सुमित्रा नंदन पंत है, हरिवंश राय बच्चन है, महादेवी वर्मा या फिर जयशंकर प्रसाद हैं। तो मधुशाला और मधु कलश जो है हरिवंश राय बच्चन की रचनाएं हैं। इसी के साथ अगले प्रश्न में पढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि दोहा छंद में यति विराम कितने पर होती है। दोहा में क्या 13-11 पर होती है, 11-13 पर होती है, 12-12 पे या फिर 16 और 12 पर होती है। तो जो दोहा छंद होता है उसमें 11 और 13 मात्राओं पर जो है
अयति होती है। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि चौपाई के प्रत्येक चरण में कितने मात्राएँ होती है? चौपाई के प्रत्येक चरण में 13, 11, 16 या फिर 24 मात्राएँ होती है। तो चौपाई जो है इसके प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएँ होती है। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि हाथी का पर्यायवाची शब्द कौन-सा है? वाजी है, कुज कुजर सॉरी कुजरह है, तुरंग है या फिर बेहग है। तो हाथी का जो है पर्यायवाची शब्द जो है आपका क्या हो जाएगा? वाजी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वाजी। तुरंग किसका होगा? घोड़ा का होगा। बेहग जो होगा पक्षी का हो जाएगा। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि उन्मीलन का विलोम शब्द क्या है? उन्मिलन का अनुमिलन हो जाएगा, निमिलन होगा, अवमिलन होगा या फिर मिलन होगा। तो इस जो है प्रश्न का जवाब आप लोग हमें कमेंट में होमवर्क के तौर पर जो है इस प्रश्न का जवाब बताइएगा। और इसी के साथ आपके कितने प्रश्न जो है आज के सही हुए, यह भी जो है 37 प्रश्नों में कितने प्रश्न आप लोग कर पाए इसका जो है कमेंट में जवाब दीजिएगा। और इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।